एंड ऑफ द साइकिल जो होता है 28 डेज में वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे कि आपको पता है कि इसी लाइक डे के दौरान जैसे रिलीज ऑफ एक जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte की सूरत में जो एक रिलीज होने का अमल होता है। अगर देखा जाए तो डे 1 की एक्टिविटी जो प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स होते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के बाद देन जो है सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद देन जो है ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल बनते हैं, ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल बनते हैं, देन जो है उसकी रप्चर का अमल होता है। तो ये सब जो है डे 1 to 14th डे के दौरान ही होता है। उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल इट इज कन्वर्टेड इनटू येलोइश मास दैट इज येलोइश बॉडी दैट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन 28th डे पे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है कार्पस ल्यूटियम। इसी तरह से जो हार्मोन्स का जो लाइक रिलीज होने का अमल है, एफएसएच हार्मोन यू नो वेरी वेल, इनको मैच्योर कराने में, ग्रो कराने में एफएसएच हार्मोन का किरदार होता है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद देन जो है लाइक एलएच हार्मोन होता है 14th डे पे, एलएच हार्मोन की रिलीज की वजह से ही जैसे ओव्यूलेशन का अमल होता है। उसके बाद जैसे आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, चौथा हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता रहता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर जिस तरह से कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो जाहिर है प्रोजेस्टेरोन ही नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो दोबारा से एक जो है साइकिल का स्टार्ट होने का अमल जो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये ओवेरियन साइकिल सिमिलरली जो है यूटिरस के अंदर भी चेंजेस होती रहती है, जिन्हें कहते हैं यूटेरिन साइकिल। ओवेरियन साइकिल, यूटेरिन साइकिल, ओवेरियन और यूटेरिन साइकिल कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से देखा जाए तभी वो डे 1 टू डे 5 मेंस्ट्रुएशन, 6 डे टू जैसे आगे जो है 6 टू जैसे आप नोट करेंगे यकीनन जो है 14th डे तक का है, और देन जो है 15th डे से जो चेंजेस हो रही है उनका रिलेशनशिप वर्टिकल लाइन यूटिरस लाइनिंग को शो कर रहा है। ये यूटिर के शुरू में जो शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है जिससे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जैसे मैक्सिमम डेवलप थी पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए, बट प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हुआ, यूटेरिन लाइनिंग होती। शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग होने के दोबारा यूटेरिन लाइनिंग ग्रो होने का अमल शुरू करता है, होता है लाइक। उसके बाद जो देन अगेन जो ग्रोथ होगी यूटेरिन लाइनिंग मोर थिक वेस्कुलर और स्पंजी होती है। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन जो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी पॉइंट से आप देखें जब एक शेप ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग हो डे 5 डे नो कोई भी हार्मोन नहीं आ रहा है, इस वजह से शेडिंग। क्यों नो आ रहा है? बिकॉज जब बॉडी केमिकली अवेयर होती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, कार्बोनियम भी डिजनरेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन इसमें, और इसमें एलएच की लेवल जो है या तो स्टॉप होती है या बहुत ही कम है, और ऊपर से जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी स्टॉप हो जाए तो आप कहेंगे कि इस यूटिरस की तरफ कोई भी हार्मोन नहीं आ रहा है। तो इस वजह से शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होगी और 5 डेज तक ऐसी यूटेरिन लाइनिंग की शेडिंग होती जाती है। जैसे ये मैक्सिमम यूटेरिन लाइनिंग डेवलप थी और ये शेड हो रही है, शेड होने के बाद जब 5 डेज तक ये शेड होगी तो दोबारा से नेक्स्ट फिर से बिल्डअप होने का अमल शुरू हो जाएगा। किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। हम पहले भी ईस्ट्रोजन हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड में जब हमने पढ़ा था तब भी इसका एक रोल या फंक्शन पढ़ा था। उस वक्त भी हमने ये नोट किया था कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साइकिल्स वगैरह को मेंटेन कराने में
ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल होता है। तो जो यूटेरिन लाइनिंग शेड हो चुकी थी उसको रीबिल्ड करने का काम सबसे पहले जो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो करता है। एंड यू नो वेरी वेल कि एलएच हार्मोन जैसे इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग टू एलएच ओव्यूलेशन हो गई तो देन जो है फोलिकल रप्चर्ड फोलिकल अब जो प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो गया और प्रोजेस्टेरोन खुद से अब एक एंडोक्राइन ग्लैंड बन गया है। क्यों ये जो कार्पस ल्यूटियम खुद से एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बना? बिकॉज़ ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है तो ये टेम्पररी आर्जी है। बिकॉज़ जैसे यू नो वेरी वेल 28 डेज तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये डीजनरेट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम आर्जी होता है। फिर से नेक्स्ट दोबारा से जब ये साइकिल स्टार्ट होगा रप्चर्ड फॉलिकल होगा तो देन जो ये कार्पस ल्यूटियम जो है बन सकता है। पर कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसके इन्फ्लुएंस में मोर थिक वेस्कुलर और स्पंजी लाइनिंग होती है यूटेरस की, वो ग्रो होती है। क्यों ग्रो होती है? कि ताकि पॉसिबली कोई फर्टिलाइजेशन मे टेक प्लेस। तो उसके लिए जैसे हमने कल की जैसे डायग्राम्स यहाँ पे हमने नोट की थी उन डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली आपको याद होगा जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है हर 28 डेज के बाद जैसे शेड होती है जो प्रिपेयर होती है थिक वेस्कुलर और स्पंजी। इसका एक पर्पस होता है, मकसद होता है ताकि इसके अंदर जो एम्ब्रियो को रिसीव किया जाए। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती है तो देन यकीनन इस लाइनिंग की जो है शेडिंग का अमल जो होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और ये इसमें जो है ब्लड फ्लो अलॉन्ग विद यूटेरिन टिश्यू जो है पास होता रहता है वेजाइना के जरिए, जनरली जिन्हें मेंसेस कहते हैं। तो ये अमल जो है लाइक जो फीमेल की एज 11 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 40 to 50 ईयर्स तक जो इनकी रिप्रोडक्टिव एज है उसी के दौरान जो है इस तरह का यूटेरिन साइकिल के अंदर ऐसी साइकिल की चेंजेस होती रहती है यूटेरस के अंदर जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वो सब जो रेगुलेशन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स होती है जो आप देख रहे हैं लाइक एफएसएच है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, एलएच हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इट इज totally controlled or regulated by the hormones। अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज होते हैं तो ये साइकिल्स ऐसे मेंटेन होते हैं। अगर हार्मोन जो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे या उसके अंदर कोई एरर होगा एबनॉर्मलिटी होगी तो ऐसे साइकिल या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो मुतासर होता है। इवन जैसे वेरी सिंपल के रिप्रोडक्शन की एबिलिटी वो नहीं होगी अगर ये हार्मोनल जो है बैलेंस प्रॉपर और नॉर्मल नहीं होगा तो such females cannot reproduce if no proper regulation of the hormones। अगर हार्मोन्स की टाइमली प्रॉपरली कोई हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती है, टाइमली कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो देन जाहिर है प्रेगनेंसी भी मेंटेन नहीं हो सकती है तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस सिंपली। ये हमें से नोट कर सकते हैं बिकॉज इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए। तो थोड़ी सी आज इसकी रीडिंग है पेज नंबर 161 पेज पे आप आएंगे 161 पेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की हेडिंग है 161 पेज पे द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस that occurs in a reproductive aged individuals। reproductive aged individuals का मतलब क्या है कि not in all females, not throughout the life। एक reproductive age होती है, ऐसी females इनकी एज 11 to 13 years यहाँ से जब स्टार्ट होती है और up to the 40 or 50 year यही reproductive age है। इसी के दौरान जो menstrual cycle ऑब्जर्व होता है किसके अंदर with the uteruses, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड विद द यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो चेंजेस होती है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल अलग है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। That occurs in a reproductive age individuals with uterus। It involves a series of hormonal changes properly timely regulate हार्मोन ही सबको करता है एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। हर एक जैसे हार्मोन से रिलेटेड कोई ना कोई एक इवेंट है जैसे एफएसएच है, ईस्ट्रोजन है, एलएच है, प्रोजेस्टेरोन है, हर एक का एक खास रोल या किरदार है। That prepares the body for possible pregnancy। और यू नो वेरी वेल एवरी मंथ जो इस तरह से यूटेरिन लाइनिंग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो डेवलप होती है क्यों डेवलप होती है तो कि पॉसिबली अगर कोई फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए उससे पहले ये यूटेरस जो प्रिपेयर हो रेडी हो टू रिसीव द एम्ब्रियो। अदरवाइज जैसे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो देन ये लाइनिंग जो शेड हो जाती है। यू नो वेरी वेल
ये 3 इसके लेयर्स होते हैं यूटेरस के। एक आउटर लेयर होता है, उसका नेम है पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर जो मस्कुलर लेयर होता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, जो मसल्स का ये परमानेंट लेयर होता है। पर जो अंदर तीसरा जो म्यूकस एंड ब्लड वेसल वाला लेयर होता है, ग्रो होता है, शेड होता है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की पीरियडिकली शेडिंग होती रहती है एवरी मंथ, बिल्ड भी होगा, शेड भी होगा। The cycle typically lasts around 20 days, 28 days, although variation in the cycle length may come. वेरिएशन की मीनिंग है कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती है जिनके अंदर ये ऐसे साइकिल्स 26 डेज के होते हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके अंदर ये साइकिल 30 डेज का भी हो सकता है, पर एक एवरेज कॉमनली जनरली जो है 28 डेज का साइकिल होता है। The menstrual cycle is primarily regulated by the 4 key hormones. कौन से 4 key hormones हैं? जैसे FSH है, एस्ट्रोजन है, LH है और प्रोजेस्टेरोन है, जिनका रोल या फंक्शन हम पहले ही एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, एक दो बार और भी हमने डिस्कस किया था, अगेन इधर भी होगा। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को जैसे आगे डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, डे 1 to 5। जैसे ये डे 1 to 5 है, तो इसमें आप देखें कौन सा हार्मोन जैसे रिलीज हो रहा है। इधर इस वक्त नो हार्मोन इज कमिंग टुवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की तरफ कोई भी हार्मोन नहीं आ रहा है। एफएसएच तो रिलीज होता है, बट ये इसका जो टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो टारगेट है, यूटेरस सेल का जो टारगेट नहीं है इस दौरान। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट विद द ब्लीडिंग, दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड डेब्रिस ऑफ द डिस्कार्डेड टिश्यूज ऑफ द यूटेरस। डेब्रिस की मीनिंग होती है छोटे छोटे टुकड़े, बिकॉज ये जो इनर लेयर होता है इसके अंदर जो लाइक ब्लड वेसल्स भी होती है, म्यूकस भी होते हैं, तो इनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो टुकड़ों की सूरत में जो है 5 डेज तक ऐसी ब्लीडिंग का अमल जारी होता है, क्योंकि इसमें रिच ब्लड सप्लाई भी होती है, तो जाहिर ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स टूटती है तो ब्लीडिंग भी होगी, साथ साथ में यूटेरस के जो टुकड़े होते हैं वो भी पीसेस की सूरत में गिरते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, से मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। discarded tissues of the uterus through vagina. Menstruation takes place when the body becomes aware chemically that no fertilization has occurred. जैसे मेंस्ट्रुएशन तभी होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। कब से अवेयर है कि लाइक नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हैज अकर्ड फॉलोइंग द लास्ट ओव्यूलेशन। यू नो वेरी वेल कि ओव्यूलेशन जो 14th डे पे हुई थी, और ये जो सेकेंडरी oocyte की सूरत में जो रिलीज हुआ था इधर आई, वो किधर गया था, ओविडक्ट के अंदर। अगर उस ओविडक्ट के अंदर स्पर्म उसको फ्यूज उसके साथ नहीं हुआ है तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, पर एडवांस में जैसे यूटेरिन लाइनिंग प्रिपेयर हो रही थी कि पॉसिबिलिटी अगर फर्टिलाइजेशन हो तो यूटेरिन लाइनिंग जो डेवलप होनी चाहिए, पर बॉडी को केमिकली अवेयरनेस हो गई, अवेयर हो गई कि भाई 28 डेज तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो देन जो है शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है, जिससे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। द प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन इज स्टॉप्ड बाय द कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन 28 डेज में क्यों स्टॉप हुई? व्हाई? बिकॉज़ कार्पस ल्यूटियम जो डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन भी स्टॉप हो गई, इसी वजह से देन जो ब्लीडिंग हो रही है। Secretion is stopped by corpus luteum and as a result soft spongy vascular lining of the uterus called endometrium breaks up and starts flowing along with the blood out of the vagina in the form of menstrual flow। तो ये हमने नोट किया है कि देन जो है ऐसी सॉफ्ट स्पंजी लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम होती है, ये ब्रेक होगी और जो है देन जो है फ्लो जो है वजाइना से पास आउट होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। The first day of the menstrual flow is taken as the beginning of the menstrual cycle, and the stage lasts about for 5 days and extends from day 1 to day 5। 28 days के अंदर day 1 to 5 वाला ये जो फेज है इसे कहते हैं menstruation फेज कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग है। ये यूटेरिन लाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे शेड हो रही है। 5th डे में काफी सारी शेडिंग होगी, उसके बाद जैसे 6th डे से वापस दोबारा रीबिल्ड और रीग्रो हो रही है। तो वो कौन सा फेज होगा? वो होगा प्रोलिफरेटिव फेज या में भी नोटेड, यहाँ पे ग्राफ में भी हमने नोट किया 6 to 14th डे, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज और
प्री-ओव्यूलेटरी फेज है जो 6 to 14th डे वाला फेज है. During this initial phase of the menstrual cycle, increase in the follicle stimulating hormone leads to the stimulation of the new few ovarian follicle. आप स्टूडेंट्स को याद है हमने ओवेरियन साइकिल के अंदर पढ़ा था शुरू में प्रीमोर्डियल जो है प्राइमोर्डियल जो है फॉलिकल्स होते हैं. प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स काफी सारे पर मंथ जैसे डेवलप होने की कोशिश करते हैं. एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है, देन ओनली वन फॉलिकल बिकम्स मैच्योर, अदर बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं. अक्सर जो है लाइक एक ही फॉलिकल जो मैच्योर होता है जिसके अंदर देन एक सेल रिलीज होगा, पर कभी कभार वेरिएशन है, दो फॉलिकल भी मैच्योर हो सकते हैं, 3, 4 या 5 या इससे ज्यादा भी कभी कभार फॉलिकल मैच्योर हो सकते हैं. बाकी सारे फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं वो पर मंथ. तकरीबन 10 से लेकर थाउजेंड्स की तादाद में ऐसे फॉलिकल्स होते हैं जो सब डीजनरेट हो जाते हैं. ओनली वन फॉलिकल बिकम्स मैच्योर और these follicles engage in a competitive process to establish dominance. जैसे अभी हमने नोट किया कि लाइक जो काफी सारे फॉलिकल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मैच्योर होने में, पर ओनली वन फॉलिकल बिकम्स मैच्योर. तो वही डोमिनेंट फॉलिकल होता है जो ग्रो करता है. बाकी कहा जाएंगे बाकी जो वो मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे. मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो देन वो कहा जाएंगे डीजनरेट हो जाएंगे, वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे. जो डोमिनेंट होता है कॉन्सिक्वेंटली ऑल द फॉलिकल्स एक्सेप्ट फॉर वन सीजेस टू ग्रो. एक के अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सीजेस टू ग्रो का मतलब है ग्रो करना, स्टॉप कर देंगे. सीज इंग्लिश का वर्ड है जिसकी मीनिंग है स्टॉप. एक फॉलिकल मैच्योर होगा, ग्रो होगा, रिमेनिंग फॉलिकल जो फर्दर ग्रो नहीं करेंगे वो स्टॉप हो जाएंगे. उसकी इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट थ्रू ए प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रेसिया. जाहिर है जैसे अगर हम बात करें कि 10 फॉलिकल जो शुरू में इनिशियली ग्रो होने की उन्होंने कोशिश की, फॉलिकल एक मैच्योर हुआ, बाकी रिमेनिंग कहा जाएंगे, रिमेनिंग सारे डीजनरेट हो जाएंगे. उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल होता है फॉलिकल एट्रेसिया, यानी डीजनरेशन ऑफ द फॉलिकल. फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो गए, एक मैच्योर हुआ, बाकी रिमेनिंग सब डीजनरेट हो गए. मीनवाइल अ सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल, शॉर्ट फॉर्म में इसे डीएफ लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, डोमिनेंट फॉलिकल डीएफ. इन एन ओवरी कंटिन्यूज टू मैच्योर and develops into mature follicle known as Graafian follicle or vesicular follicle, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जो एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफ एक पर्सन का नेम था, सो इट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. वेसिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं उसे, known as Graafian follicle where oogenesis takes place. और उसी ग्राफियन फॉलिकल में एक डेवलप हो रहा है और वहीं से देन एक रिलीज होगा. एक रिलीज होने के अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन. ठीक है, तो FSH आल्सो इंड्यूसेस द ग्राफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन which plays a crucial role in regulating the blood supply to the inner lining of the uterus known as endometrium. You know very well कि जब FSH किसी एक फॉलिकल को जैसे मैच्योर करता है, वो मैच्योर फॉलिकल अपने तौर पे देन एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं. एक तरफ से एफएसएच को स्टॉप करेंगे और दूसरी तरफ से एलएच को स्टार्ट करेंगे. जैसे ट्रैफिक चौक जो वगैरह होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनके जो सार्जेंट खड़े होते हैं, ट्रैफिक का फ्लो होता है, एक तरफ गाड़ियों को जैसे स्टॉप करते हैं और दूसरी तरफ इशारा देते हैं कि इस साइड की गाड़ियां अब इस रास्ते पे जाए. तो बिल्कुल इसी तरह से एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ेगी तो एक तरफ से एफएसएच को स्टॉप करेंगे और दूसरी तरफ से एलएच को कहेंगे आप रिलीज. जैसे एलएच की रिलीज होगी एकदम जैसे इसकी हाई लेवल होगी, बिकॉज देखो ओनली इसका एक 14th डे होता है, उसी के अंदर जो ओव्यूलेशन का अमल होता है, रिलीज ऑफ फ्रॉम ओवरी का ओव्यूलेशन. मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उसमें से एक सेकेंडरी जो है वो साइड जो रिलीज होता है एकदम जैसे बहुत ही छोटा सा एक इवेंट है उसी के दौरान. सो एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोमेट्रियम बिकम्स लश. तो आप स्टूडेंट्स को याद होगा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि यूटेरिन लाइनिंग तो शेड हो चुकी है, अब इसको वापस रीग्रो या रीबिल्ड होने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, वो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन. इसी ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से अब जो है यूटेरिन लाइनिंग दोबारा से डेवलप हो रही है, क्योंकि पहले वो शेड हो चुकी थी 5 days तक. एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोमेट्रियम becomes lush.
लश एक इंग्लिश का वर्ड है, कॉमनली हम जैसे यूज करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई एक ऐसा प्लांट आप एग्जाम्पल ले जिसको जो है डेली पानी मिलता रहे तो उसकी लीफ जो है बिल्कुल ऐसे खिले खिलाए नजर आएंगे, जूसी होंगे, सिक्युलेंट होंगे, टर्जिड होंगे। पर एक ऐसा प्लांट जिसको अगर पानी ना मिले, पत्ते उसके मुरझाए हुए होते हैं, तो जाहिर है जिसको जैसे पानी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ होती है, तो हम कहेंगे ये जो एक लश ग्रीन प्लांट है, बिकॉज उसके अंदर सिक्युलेंट, जूसी, वेल ग्रो जिसमें जो होती है, दूसरे जगह लश कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड होता है। ठीक है, तो अब जो है पहले यूटेरिन लाइनिंग शेड हो चुकी थी, अब जो वापस रीग्रो हो रही है, तो जाहिर है ब्लड वेसल्स भी बन रही है, म्यूकस के टिश्यू भी बन रही है, तो ये जो है लश हो जाती है, थिक हो जाती है, वेल सप्लाई टू द ब्लड वेसल्स, सब कुछ दोबारा से रीग्रो होता है या रीबिल्डिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। ऑर्डिनरी सर्वाइकल म्यूकस, जैसे आप मेडिकल साइंस में आप आगे जाएंगे तो छोटी छोटी टर्मिनल आ रही है, उसको आप ध्यान में रखें। सर्वाइकल किसको शो करता है? सर्विक्स ऑफ द यूटेरस को शो करता है। सर्वाइकल रेफर्स टू द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस। यू नो वेरी वेल कि यूटेरस की जो है तीन जो है लाइक उसमें रीजन्स होते हैं यूटेरस के, एक जैसे फंडस और दूसरा रीजन बॉडी होता है, और तीसरा रीजन एक ट्यूब्यूलर रीजन होता है, उसे कहते हैं सर्विक्स ऑफ द यूटेरस। दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स ऑफ द यूटेरस। सर्विक्स ऑफ यूटेरस, ये जो मेन रीजन होता है उसे कहते हैं बॉडी ऑफ द यूटेरस। यू नो वेरी वेल तीसरा एक रीजन होता है उसे कहते हैं फंडस ऑफ द यूटेरस। तो सर्विक्स ऑफ द यूटेरस जो होता है वो ट्यूब जैसा होता है, कोई जैसे एक वाइट रीजन नहीं होता है, तो ट्यूब जैसा होता है। जो मैच्योर जो विमेन या कोई गर्ल मैच्योर नहीं है, तो इधर जो है सर्वाइकल रीजन की जो म्यूकस होती है वो जरा थिक होती है, शुरू में इनिशियली म्यूकस जो है उसकी थिक होती है, थिक म्यूकस होती है। ये म्यूकस का रीजन जो है वेरी थिक होता है। अगर जैसे स्पर्म्स की अगर एंट्री भी होती है तो ये थिक म्यूकस की वजह से इसको आगे पाथ या रास्ता नहीं मिलेगा। अब जैसे कोई भी जैसे गर्ल या विमेन जैसे मैच्योर होती है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इसको पाथ या रास्ता मिलता है स्पर्म्स की पैसेज का। देन स्पर्म्स जो है इधर यूटेरस और आगे जो है देन चले जाएंगे ओविडक्ट में, जहाँ पे आपको पता है फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। वरना इससे पहले जो इमेच्योर जैसे गर्ल्स वगैरह होती है, तो उनके अंदर इधर थिक म्यूकस का एक रीजन होता है, थिक म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस, जिसकी वजह से स्पर्म्स की एंट्री जो है पॉसिबल नहीं होती है। तो ऑर्डिनरली सर्वाइकल म्यूकस इज डेंस एंड एडहेसिव। एडहेसिव की मीनिंग होती है स्टिकी, स्टिकी है, डेंस है, थिक लेयर है, बट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो जब भी ईस्ट्रोजन लेवल जो बढ़ेगी, कब बढ़ती है? जाहिर है ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल होगा तो ही जो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो उसमें क्या होगा? काजेज इट बिकम टू मोर लिक्विड और फ्लूइड जैसा हो जाएगा। अब जो पहले थिक लेयर था, अब जो है लिक्विड जैसा बनेगा। लिक्विड जैसा बनेगा तो उसका एडवांटेज क्या होगा? लिक्विड एंड ट्रांसमिट फॉर्मिंग द pathways that assist the movement of the sperm through the cervix into the uterus। फिर जो ये पॉसिबल होगा कि स्पर्म जो है यूटेरस के अंदर जो है देन जो जाएगा और आगे ओविडक्ट तक पहुंच सकता है, और देन फर्टिलाइजेशन का अमल होगा। एस्ट्रोजन exerts negative feedback on the FSH, resulting in the decrease in FSH level and estrogen concentration rise। थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था, जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगी तो एफएसएच को स्टॉप और एलएच को रिलीज कराएगा। ये इस एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट है, ठीक है। दिस डिक्रीज इन एफएसएच सर्व एज अ सिग्नल फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एलएच। जैसे ही एफएसएच कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच रिलीज होगा, और एलएच रिलीज होगा तो मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, और उसमें से लाइक एक सेल जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होगा। तो ये टोटली जो है हार्मोनल कंट्रोल होता है। इसी तरह से ग्राफ के अंदर एक और हार्मोन का जिक्र है, आप जरा नोट करेंगे कहीं पे आपको नजर आ जाए ग्राफ के अंदर, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन का क्या रोल होता है? पहले ही पढ़ चुका है शायद एक दो बार। इनहिबिन हार्मोन का काम ही यही होता है, इट इनहिबिट्स एफएसएच, इनहिबिट्स एफएसएच। तो जाहिर है एफएसएच की इनहिबिशन होगी तो रिलीज किसकी होगी? देन एलएच की रिलीज होगी। तो ये ग्राफ के अंदर इनहिबिन का जिक्र है, जिसका
रोल या फंक्शन यही होगा कि एफएसएच हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप करना होता है। Towards the end of the proliferative phase, when LH is suddenly released from the anterior pituitary, it triggers the release of the developing egg from the mature follicle into the oviduct. जैसे एकदम जैसे शार्प इंक्रीज इन LH होगी तो फौरन जो है फॉलिकल ये रप्चर होगा और उसमें एक सेल रिलीज होगा और एक सेल कहाँ जाएगा, एक सेल चला जाएगा ओविडक्ट के अंदर। So typically, this event known as ovulation typically occurs within a span of less than 5 minutes. ये सारा जो अमल होगा रिलीज ऑफ एग का अमल होगा एकदम ही हो जाता है 5 मिनट्स के अंदर। Additionally, LH converts the ruptured follicle into a yellowish glandular mass known as a corpus luteum. You know very well, अभी इधर हमने नोट किया है कि ruptured follicle convert होता है corpus luteum में। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, ये भी LH का काम होगा कि ruptured follicle converts into corpus luteum by the action of LH hormone. LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो है ruptured follicle अब कन्वर्ट होगा कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम खुद से, जैसे आपको पता है, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा। क्यों? बिकॉज नाउ इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने का अमल शुरू करेगा। अब जो है आखिरी फेज है, जो तीसरा फेज है 15th डे से लेकर 28th डे का है। तीसरा फेज जो है 15th डे के बाद जो 28th डे का है वो एक ही फेज जैसे दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्रेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। दो लफ्ज हैं, एक है प्री और दूसरा पोस्ट। प्री की मीनिंग होती है बिफोर, पोस्ट की मीनिंग होती है बाद में। जैसे प्री ओव्यूलेटरी फेज जो है 6 to 14th डे था, जब ओव्यूलेशन रिलीज होने का पहले का अमल था, और जो पोस्ट है यानी ओव्यूलेशन हुई है उसके बाद, ओव्यूलेशन 14th डे हुई, अब उसके बाद का जो ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का मतलब है फॉलिकल रप्चर हो चुका है, रप्चर फॉलिकल होने के बाद के जो इवेंट्स है वो कौन से हैं? बाद के इवेंट एकदम जैसे अभी आपने नोट किया है कि रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता रहेगा, जिसकी इफेक्ट की वजह से यूटेरिन लाइनिंग मोर थिक वेस्कुलर और स्पंजी होगी। बस ये इवेंट है। The secretory phase, also known as the post-ovulatory phase, is the third phase of the menstrual cycle. It follows the proliferative phase, यानी पहले proliferative phase और उसके बाद जो है then secretory phase आया है। It occurs after ovulation has taken place. जाहिर है ovulation 14th day को हुई है, उसके बाद जो अब ये जो है secretory phase है। The secretory phase is primarily regulated by the hormone progesterone hormone, which is produced by the corpus luteum. Many time हमने ये जैसे लफ्ज नोट किया, अब आपको होपफुली याद हो गया होगा कि कार्पस ल्यूटियम ही होता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कार्पस ल्यूटियम है टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द ओवरी आफ्टर द रिलीज ऑफ एन एग। टेम्पररी स्ट्रक्चर क्यों? बिकॉज़ रप्चर्ड फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बना है। अगर जैसे 28 डे तक फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होता है तो देन डीजनरेट हो, नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसके अंदर दोबारा से कार्पस ल्यूटियम बनेगा। तो ये परमानेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ड्यूरिंग दिस फेज लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज एंडोमेट्रियम के द थिकनेस इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। जैसे हमने कल भी नोट किया था, हर मंथ पे जैसे यूटेरिन लाइनिंग जो डेवलप होती है, पॉसिबली अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो इस एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए ये जैसे यूटेरिन लाइनिंग डेवलप होती है। फिर जब प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन का पहले अमल नहीं होता है तो जाहिर है फिर ये लाइनिंग जो शेड हो जाती है एवरी मंथ। तो इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन promotes the growth and development of blood vessels and glands in the endometrium, making it suitable environment for the fertilized egg to implant and develop into embryo. तो जाहिर है जब जो फर्टिलाइज एग होगा, अब 9 मंथ तक जो प्रेगनेंसी का पीरियड होगा इसी यूटेरस के अंदर होगा। इनिशियल डेज के अंदर क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को जो अभी जो बनी है एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। इसी यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम के अंदर एक खास ग्लैंड होते हैं जिन्हें कहते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, समवॉट ट्यूब लाइक होते हैं, जो इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। इवन किन किन जगहों में जैसे लिखा होता है यूटेरिन मिल्क, इवन यूटेरिन से न्यूट्रिएंट्स वाली जो फ्लूइड होती है उसे यूटेरिन मिल्क भी कहते हैं। बिकॉज जो एम्ब्रियो जो इनिशियली डेवलप होता है उसको जो फूड प्रोवाइड करने का काम ये भी इस यूटेरिन ग्लैंड का होता है। यूटेरिन ग्लैंड ट्यूबुलर इन नेचर होते हैं,
जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे होते हैं, और वही जो अर्ली स्टेजेस के अंदर इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको मदद देते हैं कि जैसे इसके साथ यूटिलिन के साथ ये अटैच हो जाए। वरना क्या होता है, वरना जैसे फर्टिलाइजेशन का अमल तो फैलोपियन ट्यूब में हुआ है, देन यूटिलिन के साथ अगर ये एम्ब्रियो अटैच ना हो तो देन ये पास हो सकता है। तो इस ग्लैंड की जो है एबिलिटी है ये होती है कि इस एम्ब्रियो को इसके साथ अटैच करेगा, देन वाल के साथ एम्बेडेड भी करेगा, इसको जो अंदर जो फोल्ड करेगा वाल में, देन लेटर ऑन जो प्लेसेंटा बनती है जो आगे डेवलपिंग एनिमल को फूड प्रोवाइड करे, तब तक जो इस यूटिलिन ग्लैंड का ये काम होता है। The glands in the endometrium also produce nutrients that can support the early stages of the pregnancy. If fertilization and implantation do not occur, जैसे अगर 28th day हुए बॉडी केमिकली अवेयर हुई है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो देन जो डे 1 वाले इवेंट जो स्टार्ट हो जाते हैं। सो कार्पस ल्यूटियम begins to regress की मीनिंग है कि कार्पस ल्यूटियम देन डीजनरेट हो जाएगा। जो पहले कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट था 28th डे को कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। जाहिर है जब कार्पस ल्यूटियम ही डीजनरेट होगा तो देन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा तो देन डे 1 वाले इवेंट है वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। दिस ड्रॉप in the hormone levels causes the endometrium to start breaking down, leading the start of menstrual period and beginning of the new menstrual cycle. इस तरह से वापस जो दोबारा से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो वेरी सिंपल, जैसे ये यूटेरिन साइकिल है और ये जो ओवेरियन साइकिल के इवेंट्स थे, डे 1 to 5 जो है मेंस्ट्रुएशन का फेज है, 6 to 14th डे है जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है या जैसे हम फोलिकुलर फेज कहते हैं जो, और उसके बाद जैसे ये सीक्रेटरी प्रोलिफरेटिव है और ये सीक्रेटरी फेज है जिसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और इसके अंदर जस्ट एक ही की पॉइंट है, कार्पस ल्यूटियम जो बना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करा। कार्पस ल्यूटियम कैसे बना है, रप्चर्ड फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन जो है ये कार्पस ल्यूटियम बना है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। डायग्राम में 20 पॉइंट ट्रेन डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायग्राम, इसको जरा थोड़ा सा नोट करेंगे बिकॉज़ कभी कभार इस जैसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन प्रीवियस डेज के अंदर आ चुके हैं। तो आप डे 1 से स्टार्ट करें, डे 1 से जो है 7 डेज तक है ये मेंस्ट्रुएशन है और इसके अंदर अगर इसी के अंदर आप देखेंगे यूटेरिन लाइनिंग की शेडिंग हो रही है। उसके बाद जैसे 7 के बाद 8 टू जो है ये 13th डे है, इसके अंदर यूटेरिन लाइनिंग दोबारा डेवलप हुई है। 14th डे जस्ट एक इवेंट है, ओव्यूलेशन का अमल हुआ है। 5 मिनट अभी हमने पढ़ा था, अगर एलएच की सीक्रेशन रेयर या इंक्रीज होगी विद इन 5 मिनट्स रप्चर ऑफ फॉलिकल होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट देखें 15 डे से लेकर 28th डे तक दोबारा से कार्पस ल्यूटियम रीबिल्ड होगा, रीग्रो होगा। फिर जब 28th डे को फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो डे 1 वाले इवेंट दोबारा शुरू हो जाते हैं। साइकिल लफ्ज का मतलब ही है वही सेम इवेंट। साइक्लिक मैनर का मतलब है, या कोई भी जैसे बायोलॉजी के अंदर कैल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल जो पढ़ते हैं उसका मतलब वो सेम इवेंट जो होते रहते हैं। इसी तरह से आप बैक पेज पे आए 162 पेज पे आप आए तो इधर आप एक टर्म एड नोट करेंगे। हम हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये जो फॉलिकल्स वाला जो फेज है, इधर इस पॉइंट पे आपको पॉइंट नजर आएगी कार्पस अल्बिकन्स वाइट बॉडी, पहले हम नोट कर चुके हैं। जो फॉलिकल जो है 28th डे पे अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एक सेल को स्पर्म नहीं मिलता है तो देन जो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम जो येलोइश बॉडी है, देन जो डीजनरेट होगा तो एक व्हाइटिश बॉडी की सूरत में, स्कार की सूरत में ओवरी पे एक निशान रह जाता है जिसे कहते हैं कार्पस अल्बिकन्स कहते हैं। ठीक है, उस दिन भी आपने नोट किया था उधर जो शायद आपको तस्वीर क्लियर नजर नहीं आ रही, इधर इसके अंदर आपको एक पॉइंट नजर आएगी, नोट करेंगे कार्पस अल्बिकन्स व्हाइट बॉडी। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस की, मजीद हम कल देखेंगे।